मैं सऊदी अरब में जेलर थी और अक्सर मेरी जेल के अस्पताल में रात के वक्त ड्यूटी लगती थी। एक रात एक मुजरिम औरत ने बच्चे को जन्म दिया और वो मुजरिम औरत बोली कि मेरे बच्चे को तुम रख लो। वो औरत नहीं चाहती थी कि वो बच्चा जेल में रहे। मैं वैसे भी बे औलाद थी। मैंने जल्दी से उस बच्चे को छुपा कर अपने घर ले आई। फिर बच्चे की शक्ल देखकर मेरा शौहर बोला कि जल्दी से इस बच्चे को इसकी माँ के पास छोड़ कर आओ। मैं मजबूर होकर वापस जेल चली गई, लेकिन सर पर आसमान टूट पड़ा जब देखा कि मेरा नाम अस्मा है। मेरी जिंदगी की कहानी अजीबो गरीब है। मेरी जिंदगी में मेरा बचपन, जवानी और उम्र का ये हिस्सा बाकी लड़कियों से बहुत अलग है, इसलिए मैं अपनी कहानी आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ। आगाज अपने माँ बाप की जिंदगी से करूंगी। इनकी शादी पसंद की थी। मेरे पापा कारोबार के सिलसिले में सऊदी अरब गए हुए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत साल वहीं पर गुजारे और उनकी पसंद की शादी हुई थी। मेरी अम्मी सऊदी अरब की एक बहुत खूबसूरत औरत थी और मेरे पापा के पास बहुत सारी दौलत थी। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत थी। इनकी शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे। पहले ही साल मेरी अम्मी उम्मीद से हुई और हम बहन भाई जुड़वा पैदा हुए। हमारी पैदाइश हुई तो पापा और अम्मी की खुशी आसमान छूने लगी। फिर पापा ने पाकिस्तान आने का फैसला किया और हम सब अपने वतन वापस आ गए। पाकिस्तान हमें कुछ रास नहीं आया। यहाँ आकर पापा ने यहीं पर कारोबार शुरू किया, लेकिन दिन ब दिन कारोबार में नुकसान ही नुकसान होता चला गया। रात दिन की मेहनत और भारी नुकसान ने पापा की जान ले ली और एक दिन इन्हें दिल का दौरा पड़ गया और इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए। मेरे भाई की उम्र अभी सिर्फ 7 महीने की थी। पापा की मौत के बाद अम्मी का यहाँ कोई ना था। ससुराल भी बस नाम का ही रह गया था। अम्मी का ना कोई सहारा था, इसलिए अम्मी ने वापस सऊदी अरब जाने का फैसला कर लिया। इनके मायके से भी इनको लेने के लिए इनके भाई आ गए, लेकिन मेरी अम्मी ने इनके साथ जाना अच्छा नहीं समझा। लेकिन सऊदी अरब जाने के वक्त मेरी दादी ने शोर मचा दिया और इनसे हम बहन भाइयों को अपने बेटे की आखिरी निशानी कहकर छीन लिया। फिर अम्मी के मायके वालों को भी ये बात अच्छी लगी कि अभी हमारी बेटी जवान है, अगर बच्चे साथ होंगे तो दूसरी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए बच्चे अपने खानदान वालों के पास ही रहने दो। और फिर हमारी माँ हम दोनों बहन भाई को रोते बलकते हुए एक दूसरे से जुदा हो गई। मेरी माँ सऊदी अरब वापस चली गई और हम दोनों भाई बहन यहाँ दादी के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। जब मैं 7 साल की उम्र को पहुंची तो दादी भी चल बसी। फिर चाचा और चाची के हाथ हम लोग आ गए। उन्होंने हमारी जिंदगी अजाब बना दी थी और हमारा बचपन ही कहीं खो गया। हमारी आंखों के सामने सारे घर के बच्चे खेलते कूदते रहते, लेकिन हम भाई बहन बस तरसते हुए आंखों से इन्हें देख सकते थे। खेलने की हमें इजाजत नहीं थी। इतनी सी उम्र में मैं बहुत मसलों में फंस गई थी, लेकिन कहते हैं ना, लड़के किसी के बस में बहुत जल्दी नहीं आते। इसलिए कभी कभार मेरा भाई जब बाकी बच्चों को खेलता देखकर खेलने को चला जाता तो चाची का जूता दूर से बहुत तेजी के साथ इसकी तरफ ऐसा आता, ठीक निशाने पर मेरे भाई के सर में जोर सा लगता। फिर तो भाई को होश संभालने में 10 मिनट लग जाते और ये सब देखकर मैं इतनी डर जाती, बस हम दोनों भाई बहन एक कोना पकड़कर बैठ जाते। ऐसा तो हमारा बचपन गुजरा था। हम दोनों को मोहल्ले के लड़कों के पुराने कपड़े ही मिलते, क्योंकि मेरे चाचा और चाची का एक बेटा हुआ था, वो भी मर गया था। अब सिर्फ एक ही औलाद थी और वो भी बेटी। मेरी चाची ने अपने भाई से एक बेटा गोद लिया था, लेकिन वो भी जब 10-12 साल का हुआ तो अपने पापा के पास लौट गया। हम भाई बहन भी जवानी की तरफ बढ़ रहे थे। चाची की लड़की भी करीब करीब हमारी ही उम्र की थी। इनको बेटे की मौत का गहरा सदमा पहुंचा था, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अब मेरे भाई के सर पर प्यार का हाथ रख लिया कि चाचा और चाची अब उम्र के इस मोड़ पर थे कि उन्हें भी अपने लिए कोई सहारा चाहिए था, और भाई के सर पर हाथ रखने की वजह उनका बढ़ापा था। चाचा चाची ने हम दोनों को पालना शुरू कर दिया था। हमारा स्कूल छुड़वा दिया गया था। अब फिर से इन लोगों ने पढ़ाई शुरू करवा दी थी। हम भाई बहन अब भी दिल से पढ़ने लगे थे। हमारी अम्मी सऊदी अरब की खूबसूरत औरत थी, जिसके नतीजे में हम दोनों भाई बहन यहाँ के सारे रिश्तेदारों से बिल्कुल अलग थे और अब हमारी कदर भी बढ़ने लगी। मेरे भाई का बहुत ख्याल रखते थे। जब भाई मुझसे भी ज्यादा इन लोगों के साथ बातचीत करता, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी और दिन ब दिन थोड़ी मायूस होने लगी थी, क्योंकि मेरी अभी भी वही नौकरों जैसी हालत थी और कॉलेज से वापस आकर सारा काम मेरे लिए छोड़ दिया जाता। मैं काम में लगी रहती तो थकान की वजह से सुबह कॉलेज जाने का मेरा दिल नहीं करता था। फिर मैंने पढ़ाई छोड़कर घर का काम ही संभाल लिया था, जिससे किसी को कोई भी इतराज नहीं था। मेरी कजिन की किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। उन दोनों का उठना बैठना, खाना पीना, घूमना साथ ही होता था। हम भाई बहन ने बहुत दुख देखे थे, लेकिन मेरे साथ तो अभी भी ये सब होता था और मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब वो बहुत खुश रहने लगा था। कुछ दिन के बाद मेरी चाची ने अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से करवा दी और वो अपने ससुराल चली गई। लेकिन मेरा नसीब तो अभी भी अंधेरे में ही डूबा रहा। जब हम दोनों 10 साल के थे, हमें अपने माँ
माँ बाप की शादी की तस्वीर चाची ने दिखाई थी, तब मैंने और भाई ने सोचा कि हम लोग बड़े होकर माँ से मिलने जरूर जाएंगे। तब से मैंने वो तस्वीर संभाल रखी थी और इस इंतजार में थी कि भाई बड़ा होकर मुझे अम्मी से मिलवाने लेकर जाएगा। मेरा भाई अब बड़ा था, इसलिए मैंने मौका पाकर इससे बात करने की कोशिश की और वह तस्वीर लेकर उसके पास गई। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने अपने भाई को इतना बदलता हुआ देखा। उसको अम्मी की तस्वीर देखने की भी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने मुझे इस बात पर ही धमका दिया कि बेकार के ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो। तुमने देखा नहीं कि कितनी मुश्किलों के बाद हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा टाइम आया है और मैं अब बेकार में इनको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। माँ को हमारी फिक्र होती तो हमें इस तरह अकेला छोड़कर क्यों जाती। अब मेरी जिंदगी में सबसे बढ़कर मेरा ख्याल रखने वाली और मुझे अपना बनाने वाली मेरे चाचा और चाची हैं। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। ऐसा लग रहा था मेरा इकलौता सहारा मेरा भाई भी मुझसे दूर हो चुका है। यही तो मेरी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वो भी बदल चुका था और बदलता भी क्यों नहीं, उसे तो सब कुछ मिल गया था। एक मैं ही थी जो अभी तक हर चीज और हर रिश्तों से दूर थी। मैं एक बेटी होकर माँ की कमी को कैसे भूल सकती थी। लेकिन फिर हालात की नजाकत को समझते हुए मैंने भी चुप लगा ली थी और सब्र के कड़वे घूंट पी लिए थे। मुझे इंतजार था सही टाइम आने का, क्योंकि मैं जिंदगी में एक बार ही सही लेकिन माँ से जरूर मिलना चाहती थी। आज तक जो ताले मैंने अपनी जुबान पर लगाए थे वो सब माँ के सामने खोलना चाहती थी। अपने सारे दुख अपनी माँ को बताना चाहती थी। इनके छोड़ के जाने के बाद जमाने ने कैसे कैसे हम पर सतम ढाए थे। भाई के बदल जाने के बाद मैंने अपने खुदा से दिल लगाया था। मुझे अब इस घर में किसी रिश्ते से कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। मैं सारे काम अकेले निपटाने के बाद भी बस खुदा को याद करती रहती। रातों को जाग जाकर खुदा से दुआएं करती, क्योंकि मेरा एक ही सहारा खुदा है। अपने दिल की सारी बातें उनको बताया करती थी। मुझे एक दिन अपनी माँ से जरूर मिलना था। कई बार मुझे घर से भागने का भी ख्याल आया, लेकिन फिर अपने दिल को समझाया कि मैंने कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, वरना लोग मेरी माँ को बुरा समझेंगे और कहेंगे जरूर इसकी माँ बुरी औरत रही होगी, जिसकी वजह से बेटी ने ऐसे कदम उठाया है। कुछ साल मेरे इसी तरह बीत गए। दिन रात खुदा के आगे दुआएं करती रही, लेकिन इन सालों में जितना सुकून मिला था, दिल को एक तसल्ली मिल गई थी। दुनिया नहीं तो खुदा को मेरी सारी जरूरतें पूरी करनी होगी। फिर एक दिन मेरा भाई मेरे कमरे में महीनों बाद आया, क्योंकि उसको अब बहन से बात करने के लिए भी अपनी चाची और चचा और अपनी मंगेतर की रजामंदी देखनी पड़ती थी। और फिर मैंने भी इसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करना छोड़ दी थी, क्योंकि इसको सब कुछ मिल गया था। मेरी चाची ने मेरे भाई का रिश्ता तय कर दिया था। उन्होंने अपने दोस्त की बेटी से मेरे भाई का रिश्ता तय कर दिया था। मेरा भाई अब बहुत खुश रहता था, उस लड़की को पसंद भी करता था। मैं भी अपने भाई की खुशी में खुश थी। फिर भाई ने आकर बताया कि कुछ दिन में इसकी शादी होने वाली है। मैंने उसको मुबारकबाद दी तो उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी घर बस जाए। कहीं मेरी शादी के बाद लोग उम्र भर तुम्हें नुकरानी न बना ले। मैं तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकता। ये कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज पहली बार मुझे भाई के अंदर बाप का रूप दिखाई दिया था। मेरे अंदर भी जैसे माँ की ममता जाग गई थी। मैंने उसका माथा चूम लिया था, अपने हर फैसला उसके सुपुर्द कर दिया था। जो भी मेरे भाई का फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अब की बार मैंने उससे माँ से मिलने की ख्वाहिश भी बताई थी। मैं जान चुकी थी कि वो मजबूर है। फिर आखिर हम दोनों भाई बहनें ढेर सारी बातें की थी और अगले दिन से ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, जिसमें मैंने भी खुशी खुशी हिस्सा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई मुझे उदास देकर अपनी खुशियां ठीक से मनाने में कोई कमी न रहने दे, इसलिए बढ़ चढ़कर मैंने भी खुशियां मनाई थी। चाचा चाची भी भाई की शादी को लेकर बहुत खुश थे, इसलिए उसने भी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। मुझे भाई की शादी के लिए चाची ने अच्छे कपड़े भी दिलवाए थे। पहली बार मैं खानदान के सारे लोगों से मिली थी। इसके अलावा भी चाचा और चाची कई जान पहचान वाले रिश्तेदारों से मिलवाया करते थे। सभी लोग जो मुझे मिलते हुए मेरे पापा और माँ की ही बात करते थे। मैं तो समझती थी कि हमारे घर की तरह बाकी दुनिया भी इन्हें भूल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस दफा मुझे खूब प्यार मिला था। फिर एहसास हुआ कि सच में दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। भाई की शादी अच्छे से हो गई। थोड़े दिनों में मेरे लिए भी रिश्ता आना शुरू हो गए। फिर मेरे भाई ने अपने ससुराल में ये बात कह दी थी, जो भी रिश्ता आएगा उसको पसंद करने का हक सिर्फ मेरी बहन को ही होगा। शादी के बाद अब वो भी लोगों के सामने बोलना सीख गया था। फिर जब भी कोई रिश्ता आता तो चाची मुझसे ही हाँ या ना करने को कहती है। अभी मैंने 3 रिश्ते लुटा दिए थे। अब की बार चौथा रिश्ता आने वाला था। ये लोग काफी अच्छे थे और लड़का अपने माँ बाप का कारोबार संभाल रहा था। इनका कहना था कि रिश्ते से मना करने की तो कोई वजह ही नहीं है, फिर भी तुम उन लोगों को मिलकर ही फैसला करना। फिर अगले दिन इन लोगों को बुलाया गया। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि जिनको ये लोग लड़का कह रहे थे वो अच्छा खासा बड़ी उम्र का आदमी था, लेकिन फिर एक बात छोड़कर बाकी सारी इसमें खूबियां
थी। फिर मेरे कुछ कहने से पहले ही उस लड़के ने मुझसे जरा अकेले में बात करने का वक्त मांगा तो सबने ही इस बात पर बड़ी ही ताज्जुब किया, लेकिन फिर मैंने इसकी इस बात पर हामी भर ली और हम दोनों को कुछ मिनट अकेले बात करने के लिए दिए गए। इससे बात करके मुझे अंदाजा हो गया कि यही वही आदमी है जो सहारा बनेगा और मेरी माँ से मिलने की ख्वाहिश पूरी करेगा। मेरी माँ से मिलने की ख्वाहिश एक बार फिर से जाग उठी। उस लड़के ने अकेले में बात कुछ यूं की, आप सोच रही होंगी कि मेरी उम्र आपसे काफी है, फिर भी मैंने अभी तक शादी नहीं की, तो मैं ये बात आप जान लें कि ये शादी सिर्फ मैं अपने माँ बाप को राजी करने के लिए कर रहा हूँ और वो लोग शादी करवा कर वापस दुबई अपने बेटे के पास चले जाएंगे। इसकी बात सुनकर मैं तो बिल्कुल राजी हो गई थी। उसने कहा कि शादी के बाद आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, चाहे तो मेरे साथ रहें और चाहे तो जहाँ भी रहें, आपकी मर्जी होगी, आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। आप मेरे माँ बाप को खुश करने के लिए मुझसे शादी करने पर रजामंद हो जाएं। मुझे इसकी बात ने बड़ा हैरान कर दिया था। मेरी आंखों में पुराने ख्वाब फिर से जाग उठे थे। अब तो मना करने की कोई वजह ही नहीं बनती थी। बाकी वो ऐसा क्यों कह रहा था, इस बात का मैंने शादी के बाद जाने के लिए छोड़ दिया था और अभी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। हम दोनों ने घर वालों के पास आकर इन्हें अपनी रजामंदी का बता दिया था तो सारे घर वाले खुश हुए और मेरे होने वाले शौहर ने मुझे अंगूठी पहनाई और शादी की मंगनी की रस्म पूरी हो गई। इसके बाद जल्दी शादी की तारीख भी रख दी गई और मेरे घर वालों को मेरी थोड़ी से बहुत तैयारियां करने का टाइम भी मिल गया। ये बात सच है कि मेरी आंखों में इस शादी का कोई ख्वाब नहीं था और ना ही मेरे दिल में इस शादी से लेकर कोई जज्बात थे। फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शादी करने के बाद अपनी माँ के पास जा सकूंगी और मुझे इतना खुश देखकर ये सब ये समझ रहे थे मैं शादी से बहुत खुश हूँ। मैंने भी सबका भरम रखा हुआ था। मेरा भाई भाग भागकर शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। मैं देख रही थी उसकी बीवी का चेहरा उतरा हुआ था। मेरी शादी के चक्कर में वो अपनी बीवी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था, शायद इसलिए उसका मुंह उतरा हुआ था। मेरी भाभी मेरे भाई से इतनी मोहब्बत करती थी कि भाई का दूर जाना इसे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरी होने वाली सास बहुत अच्छी औरत थी। रिश्ते के बाद से वो कई बार मुझसे मिलने आई थी। हर दफा मुझे कहती कि मेरे बेटे का साथ कभी मत छोड़ना। मैं हर बार इन्हें यकीन दिलाती कि भला शादी करके मैं क्यों इनका साथ छोड़ूंगी, लेकिन उस औरत का दिल मुतमईन नहीं था। अगली बार मिलने पर भी उसके होंठों पर वही बात होती कि मेरे बेटे का साथ बिल्कुल मत छोड़ना। मेरा दिल मेरी सास का फिक्रमंद चेहरा देखकर घबरा जाता था। आखिर इनके बेटे की ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इन्हें ये डर था कि मैं इनके बेटे का साथ छोड़ दूंगी। फिर ये बात भी मेरे दिमाग में थी कि मेरे होने वाले शौहर ने भी उस दिन अजीब बात कही थी, शादी के बाद तुम जहाँ जाओ रह सकती हो। अब मेरे लिए बात जाना तो शादी के बाद ही था, इसलिए मैं हर बार इस बात का यकीन दिलाती थी आपके बेटे का साथ जिंदगी भर निभाऊंगी। मेरी सास ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती और मुझे दुआएं देती और फिर वही तो मेरी उम्मीद थी। मैं भला इसका साथ कैसे छोड़ देती। मेरी होने वाली सास मुझे अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गई। वो दिन मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैंने अपने लिए शॉपिंग अपनी मर्जी से की थी। पहले तो हमेशा कसन की उतरन ही पहनती थी, फिर कभी किसी का त्योहार पर नया जोड़ा पहनती थी। वो चाची ने अपनी मर्जी से सिलवाया होता था। मेरी सास और होने वाला शौहर दोनों मेरे साथ थे। मुझे अच्छे से महंगे चीज पसंद करने के लिए कहा गया। मैं अपनी ज्वेलरी, मैं अपने जूते और ड्रेस देखकर बहुत खुश हो रही थी। आखिर मैं भी एक लड़की थी, जिंदगी भर अच्छी चीजों के लिए तरसती थी। इतना सब कुछ देखकर मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझ पर तो किस्मत ऐसी मेहरबान हुई कि लोगों के कदमों से उठकर सीधा आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ये सब इनका सिला था जो मैंने छुप छुप कर एक कोने में खुदा से मांगा था और आइंदा भी अपने खुदा से अच्छी उम्मीद लगाए हुए थी। शॉपिंग के बाद घर पहुंची तो मेरी चाची और मेरी कजन इतना सारा सामान देखकर दंग रह गई। सब इतना महंगा था जितना इन लोगों ने भी कभी नहीं पहना था और फिर तो मैं इनके टुकड़ों पर ही पली थी। मेरे इतने ठाट देखकर इनको हैरानी होने लगी थी। पूरे दिन शॉपिंग के बाद मैं काफी थक चुकी थी, इसलिए जल्दी जल्दी कमरे में गई और सो गई। अगली सुबह मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे घर वालों के रंग ही बदले हुए थे। सबका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। जो लोग मुझे घर की नुकरानी समझते थे, आज जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझे नाश्ते का पूछा था। मुझे बहुत परेशानी हुई कि लेकिन ये सब पैसे की ताकत थी, मैं जान चुकी थी। लेकिन काश मेरे माँ बाप भी मेरे साथ होते तो हमारी जिंदगी खुशहाल होती। शायद मेरे साथ बचपन से ही सब रिश्तेदारों का यही अच्छा सलूक होता, लेकिन हमने अपने बचपन में कितने दुख देखे थे, मैं गुजरे दिन कभी नहीं भूल सकती थी। मेरे लिए चाची नाश्ता लाई, मैंने भी मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया था। सारी जिंदगी इनसे कोई शिकायत नहीं की थी, तो अब जाते जाते मैं इनका भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। इन्हें यही गुमान देना चाहती थी कि उन्होंने हमारी परवरिश की और माँ बाप के बाद हमें पाला। शाम को मेरी मेहंदी की रस्म थी। भाई और मेरी भाभी और चाची मेरी भाभी दोनों मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर पार्लर की तरफ ले गई थी। मेरी चाची पूरे रास्ते मुझसे बातें
बातें करते हुए गई थी। मैं बुत बनी सिर्फ इनकी बातें सुन रही थी। एक दो बार शायद मैंने हाँ में सर हिला दिया था, तब के पूरी तरह से ये बात मेरे दिल में बिठाना चाहती थी कि वो मेरी माँ ही है और मेरे साथ भी उन्होंने बदसलूकी की थी। वो तो परवरिश का हिस्सा था। शायद ये सब इसलिए था कि मैं शादी के बाद भी इनसे अच्छे ताल्लुक बनाए रखूं। सबसे बड़ी वजह मेरे होने वाले शौहर की दौलत थी। इनका ये प्यार और मीठे बोल सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। आज मैं खुद को पहले से कहीं सादा फकीर समझने लगी थी। दुनिया और दौलत की अहमियत इंसान की हैसियत बदल देती है। एक पल में मुझे नुकरानी से महारानी बनाने में देर नहीं लगी थी। हैसियत अब बदल गई थी। चाची ने मुझे अपने सीने से लगाया था। पार्लर पहुंचकर मेरा महंगे से महंगा फेशियल करवाया गया। आज शाम मेहंदी की रस्म के लिए फिर से सजाया गया। यूं मेहंदी का रस्म पूरा हो गया। अगले दिन मेरी शादी थी। न जाने क्यों सारी रात मेरी आंख ना लग सकी। दिल में अजीब तरह के जज्बात उभरने लगे थे। माँ बाप को तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन एक ही भाई था जिससे मैं दूर होए जा रही थी। हमारा बचपन का साथ था। हम दोनों जुड़वा थे, इसलिए हर पल साथ दिया करते थे। बेशक हमने जिंदगी में खुशियों से ज्यादा दुख देखे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ हमने हर बात बर्दाश्त करने की हिम्मत। भले ही मैं भाई के हम उम्र थी, लेकिन हमेशा ही मैंने बड़ी बहन बनकर माँ के फर्ज अदा किए थे। भाई को अकेला छोड़कर जाने का सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अजीब अजीब ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। जिस भाई ने मेरा रिश्ता मेरी पसंद से करवाने के लिए घर वालों से झगड़ा मोल लिया था, वो भाई क्यों मुझसे इतना दूर रहने लगा था। मेहंदी की रस्म में भी पूरी शाम मैंने उसको नहीं देखा था। न जाने कहाँ गुम था, न जाने किस कोने में जाकर छुप गया था। मेरी आंखें उसको देखने के लिए तरस रही थी। इस भरी दुनिया में मेरा एक ही तो सगा भाई था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी जैसी ही मेरे कमरे की तरफ दिखाई दी, मैं बाहर आ गई। दिल पर एक अजीब सी उदासी छाई थी। आंगन में आ गई तो देखकर जान ही निकल गई कि मेरा भाई आंगन में अकेला एक मेज पर लेटा हुआ था। मैं भागकर उसकी तरफ पहुंची तो देखा वो गहरी नींद में था। न जाने कब आकर बाहर सोया था। मेरा दिल डूबने लगा। क्या वजह होगी जो यहाँ पर सोया है। दिल में सोच सोच कर डर पैदा हो रहा था। पता नहीं इसकी बीवी कुछ कहकर बाहर तो नहीं भेज दिया था, या चाची से कोई अनबन तो नहीं हुई थी। मैंने भाई के सरहाने बैठकर उसको अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों को उंगलियां फेरती रही। सुलहाने लगी। उसका मासूम चेहरा देखते देखते न जाने कब मेरी आंख में से आंसू बेकाबू होकर उसके गाल पर गिर गए। वो जाग गया और चौंक कर बोला, अस्मा तुम कब आई? उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे रोक लिया और बोली, यही मेरी गोद में लेटे रहो और बताओ तुम इस तरह अकेले बाहर मेज पर क्यों सोए हो। और एक ही सांस में मैंने इस सारे सवाल पूछ डाले जो उसे अकेला सोता देखकर मेरे दिल में आए थे। वो हंसकर उठ बैठा और बोला, अरे अरे मेरी प्यारी बहन, घबराओ नहीं, तुम्हारे भाई को कोई दुख नहीं। सच तो यह है कि रात तुम्हारी शादी का सोच सोच कर दिल घबरा रहा था। तुम बस घर में एक दिन की मेहमान हो, फिर हमेशा के लिए अपने घर की हो जाओगी। मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी जुदाई से डर गया था और बाहर खुली हवा में आकर बैठ गया। मैंने कहा फिर मेरे पास ही आ जाते। मैं कौन सा सारी रात सो रही थी। मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए यहीं लेट गया। पता नहीं कब आंख लगी। फिर हम दोनों भाई बहनें देर तक अपने बचपन से लेकर जवानी तक ढेर सारी बातें करते रहे। एक दूसरे के दुख सुख को याद करके कभी हंसते कभी रोते। थोड़ी ही देर में सामने से मेरी भाभी दिखाई दी, जो नाश्ता हाथ में उठाए हमारी तरफ आ रही थी। दूसरे उसे आता देखकर हम दोनों ने अपने आंसू साफ किए और खुद को संभाल लिया और अपना होलिया ठीक करके भाभी को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर हम तीनों ने मिलकर नाश्ता किया और फिर नाश्ते के बाद जल्द ही चाची आ गई। उन्होंने आते ही जल्दी जल्दी शोर मचा दिया, क्योंकि आज मेरी शादी का दिन था। हजारों काम करने थे। चाची ने मेरा चेहरा देखकर मेरे अंदर की उदासी भांप ली और बोली, मुझे लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई हो। इनके सवाल करने पे मैं इनको कोई जवाब नहीं दे सकी और चुप करके सर झुका लिया। चाची ने कहा, चलो अस्मा तुम थोड़ा आराम कर लो, ऐसा उतरा हुआ चेहरा दुल्हन का अच्छा नहीं होता। मुझे अपने कमरे की तरफ भेज दिया। फिर मेरी आंख लग गई। मुझे सोते सोते पता नहीं कितना टाइम हो गया था। मेरी आंख खुली जब किसी के आने की आहट सुनी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो शाम के 4 बज रहे थे। टाइम देखते ही मैं हैरान हो गई कि मैं इतना सारा टाइम सोती रही हूँ। फिर भागते हुए जाकर मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर चाची एक बहुत बड़ा सा बैग लेकर खड़ी हुई थी और इनके पीछे 3-4 लड़कियां थी, जो शायद उन्होंने पार्लर से मुझे तैयार करने के लिए बुलाई थी। मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, बेटा जल्दी से नहाकर कपड़े पहन लो। पार्लर वाली मुझे तैयार करने लगी तो मैंने खुद को शीशे में देखा। अब मुझे खुद को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं ही हूँ। मेरा रूप कितना निखरा हुआ था। आज मैं बिल्कुल जमीन पर चांद सी लग रही थी। ये सब मेरी माँ की बदौलत थी, क्योंकि मेरी शक्ल व सूरत बिल्कुल मेरी माँ पर ही गई थी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं माँ से मिलूं, आज के दिन अपनी माँ की दुआएं लूं। ऐसे ही टाइम बीत गया और अब मेरी बारात आने वाली थी। पहले कभी हमारे पूरे खानदान में ऐसी शादी किसी की नहीं हुई थी। मुझ पर नजर पड़ते ही मेरी सास जोर से भागती हुई मेरी तरफ
तरफ आई और चाची और मेरी कजिन से मेरा हाथ छुड़ाकर मुझे अपनी बाहों में संभाल कर स्टेज पर ले गई। स्टेज पर पहुंचकर मेरा दूल्हा मेरे लिए खड़ा हो गया। फिर हम दोनों की शादी हो गई। मैं आंसुओं की बारिश के साथ जाकर अपने दूल्हे की गाड़ी में बैठ गई और ससुराल पहुंच गई। मैं तो उनका घर देखकर हैरान रह गई। मुझे किसी महल सा लग रहा था, इस तरह फूलों से सजाया गया था। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में लेकर गई जहाँ मेरा बेड सारा फूलों से सजाया गया था। मेरे कदमों में फूल ही फूल थे। गुलाब तो मुझे शुरू से ही पसंद है, लेकिन किस्मत इतने सारे गुलाब मुझ पर कभी निछावर कर देगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी सास ने मुझे बेड पर बिठाकर कहा, अभी तुम्हारे दूल्हे को भेजती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली गई और मैं कुछ देर सिर्फ इस कमरे को ही देखती रही। शौहर ने कमरे में आकर मुझे सलाम किया। एक प्यार के एहसास के साथ मैं डरी हुई थी। मेरे शौहर आकर मेरे पास बैठ गए और बहुत देर तक बातें करते रहे। बातों ही बातों में मुझे उसका सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अचानक उसने एक ऐसी बात कही जिससे मेरी सारी खुशियां छीन कर रह गई। वो बोला कि मेरे ख्याल से मेरे अम्मी पापा सो चुके हैं, इसलिए मुझे भी अब अपने कमरे में जाकर सो जाना चाहिए। मैं इसकी बात पर बहुत हैरान हुई, लेकिन कुछ भी पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई। बस मैं उसको सवालिया नजरों से देखने लगी। उसने मेरी नजरों का सवाल समझते हुए कहा, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि शादी सिर्फ मैं अपने माँ बाप की खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। तुम मेरी तरफ से हर तरह आजाद हो। ना तो मैं तुम पर कोई हक जमाऊंगा और ना ही तुम्हें खुद पर कोई हक रखने दूंगा, लेकिन मेरी हर चीज, रुपया, पैसा तुम इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे अलावा इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक रहेगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वहीं अकेली बैठी रही। कुछ देर पहले तक मुझे अपनी जिंदगी पर बहुत गुमान था। शौहर के लफ्ज ने एक बार फिर मुझे अधूरा करके रख दिया था। इसकी इन बातों की वजह मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन जैसा भी था मुझे इसके घर में रहना था। इसकी इस बात को मैं राज रखना चाहती थी, क्योंकि इसकी जिंदगी में शायद मेरे आने से इतना फर्क पड़ता था जितना फर्क मेरी जिंदगी में यह राज खुल जाने पर पड़ता। मैंने चुपी में ही बेहतर जाना। मैंने शौहर की दूरी को अपने दिल में एक राज की तरह दफन कर दिया। सुबह मैं सब घर वालों के जागने से पहले ही उठ गई, ताकि मेरे सास ससुर को इस बात की खबर भी ना लगे कि मेरा शौहर रात में मेरे साथ नहीं सोया था। मैंने सवेरे उठकर कपड़े बदल लिए थे और खुद को नॉर्मल कर लिया था। सास ने आकर पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि इन्हें रात ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए मैंने सुबह उनको दूसरे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। मेरी सास मेरी बात सुनकर खुश हो गई और मुझे दुआएं देने लगी। इतने में मेरे शौहर भी कमरे में आ गए और सास को देखकर परेशान हो गए। वो क्या सोचेगी, वो अलग कमरे में क्यों सोया था। लेकिन इनके चेहरे की घबराहट देखते ही मैंने बात को संभाल लिया और इनके कुछ पूछने से पहले ही बता दिया कि मैंने अम्मी को बता दिया है कि आप रात ना सो सके, जिसकी वजह से सुबह दूसरे कमरे में सोने गए थे। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और फिर सास ने हम दोनों को जल्दी बाहर नाश्ते के लिए आने का कह दिया। हम दोनों नाश्ते के मेज पर पहुंचे तो वहां उन्होंने वापस दुबई जाने की खबर सुनाई। इनके जाने का सुनकर मैं तो थोड़ी उदास हो गई थी। उसने बताया कि हम शुरू से ही वहीं रहते हैं, कारोबार तुम्हारा शौहर संभालता है, इसलिए मैं इसकी शादी के लिए परेशान थी। अब तुम आ गई हो, अब इसकी फिक्र भी खत्म हो गई है। और नाश्ते के बाद उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैंने आज पूरा दिन सास की मदद की और शाम को वो लोग चले गए। इनके जाने के बाद घर में खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी, क्योंकि अब मेरे शौहर का रवैया बहुत बदला हुआ था। वो पहली रात से ही मुझसे दूर रहते थे, ज्यादा बात ना करते थे, बस अपने कमरे में रहते और ऑफिस चले जाते। बस हमारा मिलना होता तो नाश्ता और खाने के लिए, यूं तो वो मुझसे ज्यादा बात ना करते थे और ये ना ही हंसते बोलते। शादी के एक हफ्ते के बाद चाची और मेरा भाई कजन मुझसे मिलने आए थे। मेरे शौहर उस टाइम ऑफिस जा चुके थे। मेरी कजन ने मुझसे पूछा कि हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि शौहर से सऊदी अरब जाने की फरमाइश करूंगी और जहाँ मेरी अम्मी रहती है, और फिर बेसब्री से शौहर के वापस आने का इंतजार करने लगी। शाम को वो वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि मेरी कजन पूछ रही थी कि हम लोग हनीमून कहाँ जा रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे सऊदी अरब लेकर जाएं। इस बात पर मेरे शौहर बहुत गुस्सा हुआ और रूखा सा जवाब दिया। वो बोले, जब तुम जानती हो कि हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं है तो ये हनीमून कैसा? अगर तुम्हें सऊदी अरब जाना है तो मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करवा देता हूँ, तुम चली जाओ। मैंने उनसे कहा कि मैं पहले कभी नहीं गई, आपके बगैर कैसे जा सकती हूँ। शौहर ने कहा, मेरे साथ जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, तुम्हें अपनी हर चीज पर हर दिन अकेले ही निभानी होगी, मेरे साथ ये उम्मीद मत रखना। मुझे इनकी इस बात पर बहुत सदमा पहुंचा और फिर मैंने सोच लिया कि जो मर्द मेरा सहारा नहीं बन सकता उसके साथ जिंदगी गुजारने का आखिर क्या फायदा। पैसा तो मेरी मंजिल कभी नहीं थी। फिर मैंने इनसे कहा, ठीक है, आप मेरे जाने का इंतजाम करें, मैं अकेले ही जाऊंगी। शौहर ने ऑफिस में फोन किया और मेरे सऊदी अरब जाने का वीजा निकलवा दिया। अभी कुछ दिन बाकी थे। इन दिनों मैं शौहर के करीब आना चाहती थी, लेकिन शौहर को न जाने इस बात से क्यों एतराज था। इन्हें मुझे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की इजाजत दी और मैं सऊदी अरब चली गई। यहाँ आकर मेरे पास
माँ की एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरे रहने का बंदोबस्त मेरे शौहर ने यहाँ पर करवा दिया था और मुझे आधे टाइम कुछ पैसे दे दिए थे, लेकिन यहाँ मुझे अपने मुस्तकबिल और रोजगार की जरूरत है, क्योंकि माँ को न जाने मैं कब ढूंढ पाती, तब तक जिंदगी यूं ही बसर करनी थी। शौहर के दिए हुए पैसे भी खत्म हो रहे थे। चाचा और भाई से भी कुछ नहीं मांग सकती थी, क्योंकि मेरे सऊदी अरब आने पर उन लोगों को बहुत एतराज था, जिसके बावजूद मैं चली आई थी। मुझे यहाँ रहते हुए 7 महीने हो चुके थे। अभी तक मैं अपनी माँ का कोई अता पता नहीं लगा सकी थी। एक दिन अखबार पढ़ते हुए मैंने लड़कियों के लिए पुलिस में नौकरी का इश्तिहार देखा। मुझे ये इश्तिहार देखकर ख्याल आया कि अगर मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं तो माँ का पता आसानी से लगा सकती हूँ। इसलिए मैंने कोशिश की और मेरी कोशिश कामयाब रही। करीब 7 महीने की बड़ी मेहनत के बाद मुझे सऊदी अरब पुलिस में जेल में जेलर बन गई और मेरी चाची से तो मेरी कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन शौहर से अक्सर फोन पर बात होती थी। मेरी नौकरी का सुनकर उन्हें भी बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी थी। मैंने इनसे एक शर्त रखी थी कि आप मुझे यहाँ आकर मुबारक दें। वो मेरी बात मान गए थे और मैं खुशी खुशी इनका इंतजार करने लगी। वो जल्दी से मिलने सऊदी अरब आ गए थे। मैंने उनको यहाँ पर खूब घुमाया फिराया था। मेरे साथ अब पहले से अच्छा रवैया रखने लगे थे। इनकी तबीयत में काफी बदलाव आ चुका था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनको एक खतरनाक बीमारी थी, जिनकी वजह से उन्होंने मुझे अपने आप से दूर रखा और मेरे सऊदी अरब चले आने के बाद उन्होंने ये अपना इलाज करवाया था, जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल ठीक थे। मेरे साथ बहुत खुश थे। अब अक्सर आना जाना लगा रहता था। कारोबार के कुछ काम से उन्हें भी मेरी माँ को ढूंढने में मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन अभी तक हमारी सारी कोशिशें बेकार थी। इन दिनों मेरे शौहर आए हुए थे और मेरी नाइट ड्यूटी एक अस्पताल में लगी हुई थी, जहाँ अचानक एक कैदी औरत पहले से ही हामला थी। उसकी तबीयत बहुत खराब हुई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। मैं इसके पास ही खड़ी थी जब उसने कहा कि तुम मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरी तरह जेल में रहे। उस औरत को कई सालों की सजा सुनाई गई थी और मेरा दिल तो वैसे भी ममता से भरा हुआ था, क्योंकि मैं खुद ही अपनी माँ के लिए तरस रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को माँ का प्यार दूंगी। लेकिन जब मैं बच्चे को लेकर अपने घर पहुंची, एक प्यारा बच्चा मिलने की खुशी अपने शौहर को सुनाई तो मेरे शौहर बच्चे का चेहरा देखकर रोने लगे। मुझे इसके रोने पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने वजह पूछी थी तो उसने बताया कि मैं भी अपने माँ बाप को इसी तरह मिला था। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह एक और बच्चा अपनी जिंदगी में अकेला रह जाए। मेरे माँ बाप मुझे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वह रहते अपनी सगी औलाद के साथ ही हैं। मैं जिस तरह अकेला तड़पता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी तड़पे। इसलिए तुम जाओ और ये बच्चा इसकी माँ के हवाले कर दो, भले जेल में ही, लेकिन होगा तो अपनी माँ के साथ ही ना। मैं मजबूर होकर बच्चा लेकर वापस अस्पताल पहुंची तो ये देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि उस औरत को मिलने कुछ औरतें आई हुई थी, जिसमें से एक की शक्ल बिल्कुल मेरी माँ से मिलती थी। नहीं, बिल्कुल वो तो मेरी माँ ही थी। और जिस लड़की का बच्चा हुआ था वो मेरी माँ की दूसरे शौहर की लड़की थी। उसने अपने शौहर का खून किया और वो जेल में बंद थी। उसी टाइम वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए जेल में ही बच्चा हुआ था। अब माँ भी वही मुझे मिल गई। इन्हें देखकर मैं बहुत रोई। मैंने भी अपनी सारे दुखों को सुनाया और अपनी माँ को अपने घर ले आई। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।